हेलो एवरीवन। एनिमेशन एग्रीगेट के अर्नोल्ड फॉर माया सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इंटीरियर लाइटिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे पहले तो ये जो बिखरा हुआ सीन यहाँ पे हमारे पास है, इस सीन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये सीन डाउनलोडेड है और इसे मैंने अर्नोल्ड के सपोर्ट पेज से डाउनलोड किया हुआ है। अगर आपको ये सीन प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और वहाँ पे और सारे सीन्स और सारे प्रॉप्स भी अवेलेबल है अर्नोल्ड के सपोर्ट पेज पे, तो आप वो भी प्रैक्टिस के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे इंटीरियर लाइट हमें करना है और हम यहाँ पे नेचुरल लाइटिंग यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे हम कोई भी आर्टिफिशियल लाइट यूज़ नहीं करने वाले हैं, और अगर हमें नेचुरल लाइटिंग यहाँ पे करनी है तो उस सिचुएशन में हमें यहाँ पे बाहर एक स्काई डोम लाइट लेना होगा, और स्काई डोम लाइट से हमें लाइट इमिट होगा और फिर वो इस रूम में एंटर करेगा इन विंडोज़ के थ्रू। और फिर हम किस तरह से उस सीन को ड्रामेटिक कर सकते हैं इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला काम हमें यहाँ पे करना होगा कि यहाँ पे एक हमें लाइट लगा लेना होगा। वो लाइट रहेगा हमारा अर्नोल्ड लाइट्स एंड स्काईडोम लाइट। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक स्काईडोम लाइट क्रिएट कर लिया। अब अगर आप स्केल देखते हैं तो ये बहुत ही छोटा है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप अपने सीन में इसकी प्लेसमेंट कहाँ करते हो। मैं इसे साइड में निकाल के रख रहा हूँ रादर देन स्केलिंग इट, और यहाँ पे मैंने इसे साइड में रख लिया और यहाँ पे हमारे पास अब एक एनवायरनमेंट है। अब मुझे यहाँ पे है ना इसे रेंडर करके पहले देखना है कि मेरे रूम में किस तरह से लाइट आ रहा है, किस तरह से लाइट एंटर हो रहा है। मैं यहाँ पे पहले तो रेंडर सेटिंग्स में आ जाता हूँ और यहाँ पे सैम्पलिंग में ना मैं यहाँ इन्हें कम कर देता हूँ। जब मैंने इसे डाउनलोड किया तो यहाँ पे ये जो सैम्पलिंग है, ये सैम्पलिंग्स एक्चुअली इंक्रीज करके रखी हुई थी, तो मैं इन सैम्पलिंग्स को कम कर देता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे अर्नोल्ड में आके यहाँ से मैं क्विकली अर्नोल्ड रेंडर व्यू को ओपन कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे हमारे पास अर्नोल्ड रेंडर व्यू है एंड यहाँ मैं इसको प्ले कर लेता हूँ, तो हमें क्विकली यहाँ पे एक बेसिक रेंडर तो मिल ही जाएगा। अब यहाँ पे रेंडर कैम भले ही सिलेक्टेड है, बट इसने रेंडर जो किया है वो है पर्सपेक्टिव कैमरा। एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पे ये हमारा रेंडर कैमरा है, और अगर रेंडर कैमरा को देखते हैं तो यहाँ पे इसको मैं एक सेकेंड पॉज कर देता हूँ एंड ये रहा हमारा रेंडर कैम। रेंडर कैम में सबसे पहली चीज़ तो यहाँ आपको देखना होगा कि फोकल लेंथ 28 mm का है। ओके, अगर आप खुद का भी ले रहे हो कैमरा तो आपको ध्यान रखना होगा कि इंटीरियर सीन में हमें वाइड एंगल शो करना होता है। अगर यहाँ पे मैं क्विकली कैमरा सिलेक्ट कर लूँ, ओके, पर्सपेक्टिव की जगह अगर मैं रेंडर कैम लेता हूँ तो ये मेरा कैमरा एंगल है। अगर मैं यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट 35 mm लेता हूँ तो उसमें मुझे उतना एग्जैक्ट व्यू नहीं मिलेगा, यहाँ पे क्रॉप हो रहा है। ओके, यहाँ पे 28 mm इसलिए यूज़ किया है ताकि हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्रीदिंग स्पेस मिले और जो विंडोज़ है वो सारी की सारी यहाँ पे दिखाई दे। एंड बाकी यहाँ पे ऐसा कोई खास डिफरेंस क्रिएट नहीं किया हुआ है। ओके, एक चीज़ और हो सकती है कि जो कैमरा है उस कैमरा का जो फार प्लेन है वो भी मैंने इंक्रीज करके रखा हुआ है। हो सकता है कि आपके सीन में ये कम। अब मैं पर्सपेक्टिव में आ जाता हूँ, या फिर हम इसको ऐसे ही रेंडर कर लेते हैं पहले। ओके, यहाँ पे इसे मैं क्विकली रेंडर कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा सीन रेंडर हो चुका है। मैं यहाँ थोड़ा सा इसे स्केल कर लेता हूँ एंड यहाँ आपको क्लियरली पता चलेगा कि सीन में बहुत सारा नॉइज़ है। पहली चीज़ हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि वो नॉइज़ डिफ्यूज़ में है या फिर लाइट की वजह से हमें नॉइज़ आ रहा है। ये हमें सारी चीज़ें पहले तो फाइंड आउट करनी होगी, उसके बाद ही हम सैम्पल्स और बाकी की चीज़ों को इंक्रीज करेंगे। अब एक और चीज़ यहाँ पे हमें ध्यान रखनी होगी कि ये जो बाहर का लाइट है ये वाइट कलर का है। ओके, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ टेम्पररी एंड इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। मैं यहाँ से स्काईडोम लाइट को सिलेक्ट कर रहा हूँ आउटलाइनर से, एंड यहाँ पे अगर हम आकर देखते हैं ना तो यहाँ पे इसका जो इंटेंसिटी है वो 1 है। ओके, इंटेंसिटी 1 है, दैट मीन्स यहाँ पे ये जो लाइट हमें दिखाई दे रहा है बाहर से आने वाला, ये 1 इंटेंसिटी से आ रहा है। ये मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे हो सकता है कि हम 2 कर ले इंटेंसिटी को, तो वो डबल हो जाएगा लाइट, और एक बार हम वापस रेंडर करके देख लेते हैं। इसे मैं थोड़ा सा और इंक्रीज करना चाहूँगा 2.5 अप्रॉक्स। तो जब हमने इसको 2.5 किया तो थोड़ा सा यहाँ पे देखो लाइट हमारे रूम में इंक्रीज हो गया, लेकिन यहाँ पे नॉइज काफ़ी सारा है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो बाहर का लाइट है ये वाइट है। अब अगर आप कभी स्काई को ऑब्जर्व करते हैं ना तो आपको पता चलेगा कि स्काई कभी भी प्लेन वाइट कलर का तो होता नहीं है।
ठीक है, हमें जो एनवायरनमेंट चाहिए वो एनवायरनमेंट थोड़ा सा ब्लूइश टिंट चाहिए, और थोड़ा सा अगर हम डस्क की तरफ जाते हैं, ठीक है, इवनिंग की तरफ जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ऑरेंजिश टिंट होता है, ठीक है, और वो एक सटल ग्रेडियंट में आता है, ऐसा नहीं है कि एक प्लेन कलर में आ गया। यहाँ पे हमें, और अगर हम आफ्टरनून के लिए भी कर रहे हैं तो यहाँ पे ब्लू कलर में हल्का ग्रेडियंट हमें मिलता है, ऐसा नहीं है कि सिंगल टोन हमें मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे है ना, हम यूजुअली ये जो कलर का टैब है इसमें हम इमेज अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे फाइल टेक्सचर का ऑप्शन होता है, और इसमें हम HDRI इमेज को अप्लाई करते हैं। अगर आपके पास HDRI इमेजेस है तो आप यहाँ पे HDRI इमेजेस अप्लाई कर सकते हैं एनवायरनमेंट के लिए। अगर आपके पास HDRI इमेजेस नहीं है और आपको वो डाउनलोड करनी है तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, HDRI हेवन से आप उसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, लेकिन इस वक्त मैं यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं अप्लाई करने वाला हूँ। HDRI अगर हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो वो अराउंड 100-105 MB की रहेगी, और यहाँ पे अननेसेसरी हमारा सीन हेवी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक बेसिक रैम्प अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, और रैम्प में आने के बाद उसका ये जो ब्लैक कलर है, इस ब्लैक कलर की जगह मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, एंड इस ऑरेंज कलर को मैं थोड़ा सा लाइट करते हैं। ओके, रेड ऑरेंज की तरफ जा रहा हूँ मैं, एंड ये जो वाइट है ये हमें ब्लू करना है। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे ब्लू की तरफ आ रहा हूँ। ओके, और ये रहा हमारा ग्रेडियंट। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर की तरफ मूव कर लूँ, ओके, एंड अब अगर हम इस सीन को रेंडर करते हैं, ओके, तो हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि हमारा जो सीन है, फर्स्ट सीन, उस सीन में, और मैं इसको स्नैपशॉट कर लेता हूँ, एंड अब जो हम सीन क्रिएट करेंगे उसमें जो लाइट एंटर हो रहा है उसमें स्लाइटली डिफरेंस है। सो अब अगर हम इस लाइट को देखते हैं तो हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि ये जो लाइट था इसमें हमें व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है, और ये जो लाइट है इसमें हमें ग्रेडियंट दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो कलर है इस कलर को मैं थोड़ा सा और फेड कर सकता हूँ, एंड इस कलर को भी हम थोड़ा सा वाइट की तरफ लेके जा सकते हैं, और थोड़ा सा डार्क ब्लू की तरफ आ सकते हैं। सो अब अगर हम इस सीन को कंपेयर करते हैं तो ये जो लाइट है इस लाइट से काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रहा है देखने के लिए, है ना। और यही जो टिंट है उस टिंट को अब मैं यहाँ पे फॉलो करने वाला हूँ। अब सेकेंड चीज़, यहाँ पे काफ़ी सारा नॉइज़ है, और इस नॉइज़ से हमें डील करना होगा। लेकिन उससे पहले अगर हम सैंपल्स इंक्रीज कर देंगे तो हमारा रेंडर टाइम ड्रास्टिकली बढ़ जाएगा। सो मुझे यहाँ पे सैंपल्स को इंक्रीज नहीं करना है। यहाँ पे नॉइज इंडोर में होने का रीज़न है सबसे बड़ा, कि ये जो लाइट इस रूम में आ रहा है ये बहुत छोटे एरिया से आ रहा है। ये जो विंडोज है ये काफ़ी छोटा एरिया है जिसके थ्रू लाइट एंटर हो रहा है, और उस वजह से जो सैंपल्स है वो प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं हो पा रहे। ओके, सो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा करना होगा कि जो यहाँ पे से इस लाइट को प्रॉपरली एंटर करे, और उसके वजह से यहाँ पे जो सैंपल्स है वो कैलकुलेट हो जाए। तो उसमें थोड़ा सा नॉइज कम हो सकता है, और ऐसे सिचुएशंस में है ना हम यहाँ पे पोर्टल लाइट्स यूज करते हैं। सो मैं अगर यहाँ पे अर्नोल्ड में आ जाता हूँ, लाइट्स में आता हूँ, तो यहाँ पे लाइट पोर्टल है। मैं यहाँ से पर्सपेक्टिव में आ रहा हूँ, पर्सपेक्टिव में आके मैं इस लाइट पोर्टल को निकाल लेता हूँ बाहर। ओके, इसे हम स्केल कर लेंगे एंड इसे हम रोटेट कर लेंगे। पहले तो मुझे इसे पोजीशन करना होगा, ये इधर विंडो की तरफ आएगा, एंड इधर, और वाई एक्सिस में इसको मैं 180 डिग्रीज में रोटेट कर लेता हूँ। अब मुझे सिर्फ इसको प्लेस करना है इसके पोजीशन पे। तो मैं यहाँ आता हूँ, 4 प्रेस करता हूँ कीबोर्ड पे, एंड इसको मेक श्योर कि आप विंडो को कवर कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमने एक लाइट प्लेस कर दिया, पर इसका जो डिस्टेंस है वो काफ़ी है, तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ थोड़ा, एंड मैं यहाँ से इसको शिफ्ट ही कर देता हूँ। इसको इधर मूव कर देंगे, इसकी पोजीशन को हम एक बार देख लेंगे और वापस एक बार शिफ्ट ही कर देंगे, और इसको, इन तीनों लाइट्स को हमने यहाँ पे अब प्लेस कर लिया है। अब सिंपली मुझे अर्नोल्ड रेंडर में आना है। ये जो सीन है इस सीन का मैं स्नैपशॉट ले लेता हूँ क्विक, एंड इसे मैं रेंडर कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने पोर्टल लाइट्स लगाए हैं, तो होप कि इससे हमारा थोड़ा नॉइज रिड्यूस हो जाएगा। और एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी कि पोर्टल लाइट लगाने के बाद है ना यहाँ पे जो रेंडर टाइम है वो इंक्रीज नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा जितना पहले था।
उल्टा कई बार कम हो जाता है क्योंकि सैम्पलिंग्स प्रॉपर होने लगती है उसकी वजह से। अब अगर हम देखते हैं तो ये हमारा अभी रेंडर किया हुआ सीन है और यहाँ पे अगर आप नॉइज़ देखते हो और अगर आप इस सीन में नॉइज़ देखते हो तो जो हमारा फर्स्ट रेंडर था उसमें हमारे पास ज़्यादा नॉइज़ है कंपैरेटिवली पोर्टल लाइट लगाने के, और उसके बाद अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे कंपैरेटिवली लेस नॉइज़ हमें मिल रहा है क्योंकि यहाँ से जो लाइट है वो प्रॉपरली एंटर कर रहा है। अब एक और चीज़ मुझे यहाँ पे करनी है, मुझे यहाँ पे एक सनलाइट यूज़ करना है, ओके? और सनलाइट यूज़ करने के लिए अगर सपोज़ मैं यहाँ सपोज़ नहीं, हम एक सिम 2 लाइट्स एक्चुअली यूज़ कर सकते हैं ऐसे सिचुएशंस में। अगर हमें फॉलो अप चाहिए लाइट में तो हम सिंपली स्पॉटलाइट लेके उसका बड़ा एरिया यूज़ कर सकते हैं, या फिर इस सिचुएशन में मैं यहाँ पे क्रिएट में आके जो डिफ़ॉल्ट लाइट्स है उसमें से डायरेक्शनल लाइट को क्रिएट कर लेता हूँ। एंड ये रहा लाइट, इसे मैं सेंटर में ले लेता हूँ और इसे हम थोड़ा सा स्केल कर लेंगे ताकि ये हमें मिले। और ये जो विंडोज़ है ना, इस विंडोज़ से मुझे लाइट चाहिए तो मैं इसका एंगल कुछ ऐसा रख रहा हूँ और एक बार हम रेंडर में देख लेते हैं कि क्या हमें मिल रहा है। सो इसे हम सेव करेंगे स्नैपशॉट को एंड यहाँ पे मैं इसे क्विक रेंडर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना तो हमने लाइट तो लगा दिया, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा है कि इसका जो इंटेंसिटी है वो बहुत कम है। तो मैं पहले तो इसको प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है? मैं इसको थोड़ा सा इसको और टिल्ट कर रहा हूँ ताकि लाइट थोड़ा सीन में और एंटर हो जाए। तो यहाँ तक ठीक है, और थोड़ा सा मैंने टिल्टेड भी रखा है इसे, तो थोड़ा यहाँ से ऐसा टेढ़ा लाइट एंटर हो रहा है रूम में। और अगर मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट एडिटर में आ जाता हूँ इसे स्टॉप करके, तो सबसे पहले तो यहाँ पे अर्नोल्ड है और यहाँ अर्नोल्ड में आके आप यहाँ से इसका एक्सपोजर इंक्रीज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 यूज़ कर रहा हूँ, देखते हैं कि कितना लाइट हमें मिलेगा। तो मेरे ख्याल से 2.5 ओके, सो 2.5 मेरे ख्याल से प्रॉपरली वर्क कर रहा है और यहाँ से हमें अब विंडो से लाइट आता हुआ मिल रहा है जो सनलाइट है। लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा सा है ना इसके कलर पे ध्यान देना होगा क्योंकि हमने डस्क के टाइम का स्काई सेट किया हुआ है, तो हमें ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे हमें यूज़ कलर टेम्परेचर करना होगा और इसका जो कलर टेम्परेचर है वो अराउंड 5000 डिग्री केल्विन तक लो करना होगा। तो यहाँ पे हमें 5200 ओके 5200 का यहाँ पे मैंने इसका टेम्परेचर रखा है क्योंकि मुझे इसे थोड़ा सा वार्म रखना होगा। और अब दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि ये जो लाइट है ना ये काफ़ी शार्प आ रहा है स्टार्ट से लेके एंड तक। इसकी जो अगर आप शैडोज देख रहे हो और अगर आप रे ट्रेसिंग प्रोसेस को ध्यान से देखते हो तो हमें पता चलेगा कि जहाँ से शैडो स्टार्ट होती है वहाँ पे वो शार्प होती है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे की तरफ जाती है ना तो वो जो शैडो है वो शैडो में सॉफ्टनेस क्रिएट होता है। ओके, अगर आप घर पे भी थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे कि विंडो से अगर लाइट आ रहा है तो वो जहाँ से हिट होता है पहले ग्राउंड पे वहाँ पे वो शार्प रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे की तरफ बढ़ता है वैसे वैसे उसमें एक स्मूथनेस हमें मिलता है, ओके, फॉल ऑफ हमें मिलता है और वो हमें यहाँ पे मिलेगा लाइट एंगल से। तो अगर मैं लाइट एंगल को यहाँ पे सपोज 2 कर दूँ और इसको मैं एंटर करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि वो जो शैडो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो रही है। देखो यहाँ से हमें ग्रेडेशन मिल रहा है और ये क्लियरली हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे हमें शैडो में ग्रेडेशन मिल रहा है। अब यहाँ पे हमने लाइट लगा दी है, ओके, हमने एक स्काईडोम लाइट लगाया, हमने यहाँ पे पोर्टल लाइट्स को क्रिएट किया। अब पोर्टल लाइट्स को क्रिएट करने के बाद मुझे यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे काम करना है और वो है इस सीन में जो नॉइज़ है उसे रिमूव करना है। और अगर सीन में नॉइज़ हमें रिमूव करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि नॉइज़ कहाँ से आ रहा है और कितना आ रहा है, किस चीज़ की वजह से कितना नॉइज़ आ रहा है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो ऐसे सिचुएशंस में है ना हमारे जो एओवीज है, ओके, जिन्हें हम रेंडर पासेस भी कहते हैं, वो हमें काम में आएंगे। अब इस सीन को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ डिफ्यूज मटेरियल है, यहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्टिव मटेरियल नहीं है क्योंकि यहाँ कोई टेक्सचर अप्लाइड नहीं है। सो यहाँ पे आके मैं यहाँ से डिफ्यूज डायरेक्ट और डिफ्यूज इनडायरेक्ट को एक्टिव एओवीज के टैब में ले लेता हूँ, ओके। और इसको अब अगर हम देखते हैं तो ये रेंडर होना स्टार्ट हो गया है और जैसे ही ये रेंडर फिनिश होगा वैसे हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे कितना नॉइज़ है और हमें कहाँ पे कितना नॉइज़ इंक्रीज करना होगा। सो इसे रेंडर होने देते हैं
एंड हम यहाँ पे अर्नोल्ड रेंडर के टैब में आ जाते हैं। सो यहाँ पर है ना, अगर मैं फाइल यहाँ हम देखते हैं ना, तो यहाँ ब्यूटी पास हमारा रेंडर है। यहाँ नीचे दोनों पासेस हमें मिल रहे हैं, एक है डिफ्यूज डायरेक्ट और एक है डिफ्यूज इनडायरेक्ट। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो डिफ्यूज डायरेक्ट है ये हमें बताएगा कि ये जो लाइट्स हमने क्रिएट की है उसके जो शैडोज आ रही है उसमें जो नॉइज है वो हमें पता चलेगा यहाँ पे डायरेक्ट लाइटिंग से, और हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो शैडोज सेक्शन है इसमें हमें काफ़ी सारा नॉइज दिखाई दे रहा है। और अगर मैं यहाँ से इनडायरेक्ट में आता हूँ तो इसमें भी काफ़ी सारा नॉइज है, यहाँ पे बाउंस लाइट हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है। बट पहले हम यहाँ पे डायरेक्ट लाइट से डील कर लेते हैं कि यहाँ का नॉइज हम कैसे रिमूव करेंगे। ओके, सो मैं यहाँ पे इसको पहले मिनिमाइज कर रहा हूँ एंड ये जो सबसे पहले एरिया लाइट है इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ये जो लाइट सैंपल्स है ना, इन लाइट सैंपल्स को हमें थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा। सो यहाँ पे मैं इसको 4 कर लेता हूँ और मैं इसको एंटर करता हूँ। ओके, और दूसरी बात, ये जो हमारा स्काईडोम लाइट है, ये स्काईडोम लाइट में भी हमने की भी शैडोज कास्ट हो रही है, ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से शैडोज कास्ट नहीं हो रही है, और इसमें भी सैंपल्स होते हैं। ओके, सो इन सैंपल्स को भी अगर मैं 4 कर देता हूँ तो अब यहाँ पे ये डिफ्यूज डायरेक्ट का पास हमारा रेंडर हो रहा है, हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि इसमें जो नॉइज है वो नॉइज स्लोली रिमूव हो रहा है। अब पहले के कंपैरिजन में यहाँ पे काफ़ी कम नॉइज हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्नैपशॉट नहीं लिया इसका, तो मैं इसको रेंडर होने देता हूँ और वन सैंपल के साथ क्या सीन था वो मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। ओके, सो ये रेंडर कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये वन सैंपल से लिया हुआ रेंडर है। ओके, और ये जो हमने प्रीवियस रेंडर लिया था ये 4 सैंपल्स के साथ है। तो लाइट सैंपल्स जब हमने इंक्रीज किए तो यहाँ पे ये जो शैडो में नॉइज है वो काफ़ी हद तक क्लीन हो गया है। लेकिन अभी भी हमारे पास यहाँ पर इनडायरेक्ट लाइटिंग में बहुत सारा नॉइज है, और अगर हमें इनडायरेक्ट लाइटिंग में से नॉइज निकालना है तो हमें ध्यान रखना होगा कि हमें यहाँ रेंडर सेटिंग्स में आना होगा, और रेंडर सेटिंग्स में यहाँ ये जो सैम्पलिंग का सेक्शन है यहाँ पे हमें थोड़ा सा काम करना होगा। ओके, हमारे पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि किस तरह से हम सैम्पलिंग एंड रेडअप को यूज करते हैं हमारे आउटपुट से नॉइज रिमूव करने के लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने आई बटन पर देकर रखा हुआ है, आप वहां जाके उसे देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे भी हमें सेम सेटिंग्स करनी है, लेकिन मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि यहाँ पे ये जो कैमरा ए एट्रीब्यूट्स है इसका मतलब होता है एंटी एलियासिंग सैंपल्स। सो ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपके सीन में ये जो जैगेड लाइंस आ रही है ना, ये ब्रोकन लाइंस आ रही है और इसका जो क्वालिटी काफ़ी लो है, उसका रीज़न है यहाँ पे कैमरा सैंपल्स। यूजुअली जब हम प्रोडक्शन में काम करते हैं ना तो उसे 4 तक इंक्रीज कर लेते हैं। अब बहुत ज़्यादा वैल्यू इंक्रीज नहीं करनी है, क्योंकि ये जो होता है ये ग्लोबल मल्टीप्लायर होता है। अब अगर हम ध्यान से देखते हैं ना तो यहाँ पे ये हमने कैमरा एट्रीब्यूट्स रखे हुए ए सैंपल्स 2, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमें 4 दिखाई दे रहा है। उसका रीज़न ये है कि इसका जो स्क्वायर है 2 का वो होता है 4। दैट मीन्स जब हमने 2 लिया तो उससे 4 टोटल नंबर ऑफ रेज जो पास हो रही है वो हो रही है 4। एंड यहाँ पे अगर हम डिफ्यूज में देखते हैं तो डिफ्यूज में यहाँ पे सैंपल्स है 2, लेकिन यहाँ पे हमें मैक्स सैंपल्स मिल रहे हैं 16। उसका रीज़न ये है कि ये जो 2 है इस 2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 4, और ये जो कैमरा एंटी अलियासिंग सैंपल्स है उसका 4 का जो वैल्यू है उसको अगर हम मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 से तो हमें मिलेगा 16 रेज। ओके, सो ये ग्लोबल मल्टीप्लायर है। सो जो कुछ भी नंबर हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे इस वक्त 2 है तो वो 2 का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा 4, एंड कैमरा एट्रीब्यूट एंटी अलियासिंग एट्रीब्यूट का जो नंबर है उसका जो स्क्वायर है उस उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उतने टोटल नंबर ऑफ रेज हमें यहाँ पे मिलेंगे। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो इसे 4 कर देता हूँ, एंड इसे 4 करने के बाद हमारे इनडायरेक्ट लाइटिंग में हमें कितना डिफरेंस मिलता है ये हम एक बार देख लेते हैं। सो इसको मैं रेंडर कर लेता हूँ, पहले इसे सेव करके रेंडर करते हैं। सो इसको अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो ये हमारा प्रीवियस सीन था, और इस प्रीवियस सीन में हमारे पास काफ़ी सारा नॉइज़ है, और अगर इस सीन को हम देखते हैं तो यहाँ से नॉइज़ काफ़ी हद तक रिमूव हो चुका है, लेकिन यहाँ पे अभी भी नॉइज़ हमें दिखाई दे रहा है, और उसका रीज़न है यहाँ पे ये जो डिफ्यूज सैंपल्स है, हमें इन डिफ्यूज सैंपल्स को भी इंक्रीज करना होगा यहाँ पर। सो ये जो रिमेनिंग नॉइज़ है इस सीन से क्लियर हो जाए। और एक चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी, ये जो डिफ्यूज रे डेप्थ है, ये जो डिफ्यूज के रेज है वो हमें कितनी बार बाउंस करने हैं सीन में। सो यहाँ पे एक बार दिया हुआ है, दैट मीन्स जब ये लाइट अंदर आ रहा है तो लाइट अंदर आने के बाद एक बार हिट कर रहा है और वो
उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो उसे ट्रांसफ़र कर रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा बाउंसेस भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे अप्रॉक्सिमेटली 3 बाउंसेस कर लेता हूँ, ओके। और यहाँ पे 3 बाउंसेस होने के बाद मुझे थोड़ा-सा लाइट इंटेंसिटी जो है ना वो एक्स्ट्रा मिलेगी इस सीन में। एंड दूसरी चीज़, ये जो डिफ्यूज़ बाउंसेस है, यहाँ से डिफ्यूज़ का नॉइज़ निकालना है, उसके लिए भी मुझे यहाँ पे डिफ्यूज़ बाउंसेस को इंक्रीज़ करना होगा। और इंटीरियर सीन्स में है ना, हमें थोड़ा-सा एक्स्ट्रा डिफ्यूज़ बाउंसेस यूज़ करनी पड़ती है जब हम स्पेशली नेचुरल लाइट के साथ काम करते हैं, क्योंकि यहाँ से ये जो जहाँ से लाइट एंटर हो रहा है वो एरिया बहुत स्मॉल है, और जो सैंपल्स है वो जो रेज़ है वो प्रॉपर्ली बाउंस नहीं हो पा रहे, वहाँ से एंटर नहीं हो पा रहे, और उस वजह से हमें यहाँ पे नॉइज़ मिल रहा है, ओके। सो अगर मुझे यहाँ पे नॉइज़ फ्री रेंडर चाहिए तो मुझे एटलीस्ट 5 डिफ्यूज़ सैंपल्स, यहाँ पे 5 टू 6 डिफ्यूज़ सैंपल्स मुझे यहाँ पे यूज़ करने पड़ेंगे। सो मैं यहाँ पे 5 नंबर यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे हमें आउटपुट में क्या मिलता है वो हम देखते हैं, और फिर हम फाइनल जो कुछ भी हमें करना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे हमारा रेंडर हो चुका है, और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ ये काफ़ी क्लीन रेंडर है वैसे देखा जाए तो। इसका रिजोल्यूशन काफ़ी कम है, 600 बाय 338, काफ़ी कम रिजोल्यूशन है, और उसकी वजह से यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ा-सा नॉइज़ है। अगर मैं इसको 1:1 में कर लेता हूँ, तो हमें पता चलेगा कि ये काफ़ी क्लीन रेंडर एक है। लेकिन अभी भी अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे इनसाइड जो लाइट आ रहा है, ये जो बाउंस हो रहा है ये कम है, तो हम थोड़ा-सा लाइट का इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। या फिर अगर हम यहाँ पे है ना, अगर सपोज़ मैं इसको पॉज़ कर लेता हूँ पहले, और इन सेटिंग्स को मैं वापस 2 एंड 2 कर लेता हूँ, ओके। एंड उसके बाद अगर मैं इसको मिनिमाइज़ कर लूँ, और ये जो हमने पोर्टल लाइट्स लगाए ना, इन पोर्टल लाइट्स को अगर मैं रिमूव कर दूँ यहाँ से, एंड पोर्टल लाइट्स को रिमूव करने के बाद अगर हम सपोज़ यहाँ पे एक एरिया लाइट यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे है ना, मैं एक ही एरिया लाइट यूज़ करने वाला हूँ, 3 एरिया लाइट्स मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि इसका जो कैलकुलेशन है वो रेंडर टाइम को इंक्रीज़ कर देगा अगर हम 3 एरिया लाइट्स को यूज़ करेंगे तो। वो एक्चुअली तीनों के सैंपल्स को कैलकुलेट करेगा, तीनों का रिज़ॉल्यूशन कैलकुलेट करेगा, और उसके बाद फिर हमें फाइनल आउटपुट देगा। तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि जो पोर्टल लाइट है उससे तो हमारे रेंडर टाइम पे कोई असर नहीं होता है, लेकिन जब हम एरिया लाइट यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा रेंडर टाइम इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ पे आके मैं इसको पहले तो 180 डिग्रीज़ में रोटेट कर लेता हूँ, और 180 डिग्रीज़ में रोटेट करने के बाद इसको मैं बाहर की तरफ मूव कर लेता हूँ, क्विक, ओके। और इसको मूव करने के बाद मैं यहाँ पे फ्रंट एक्सिस में आ जाता हूँ, एंड यहाँ मैं इसको प्लेस कर लेता हूँ कुछ ऐसा कि इस हैंडल के पास, और इसको हम कर लेंगे स्केल, ओके। तो ये जो साइज है ये काफ़ी इनफ है हमारे लिए, और मैं इसको एक स्केल और कर रहा हूँ ताकि ये जो तीनों विंडोज़ है, तीनों विंडोज़ यहाँ पे हमारी कवर हो जाए, ओके। और इस सिचुएशन में हमारा जो स्काईडोम लाइट है, ओके, जो स्काईडोम लाइट है, इस स्काईडोम लाइट से जो लाइट इमिट हो रहा है वो लाइट हमें स्टॉप करना होगा। अब ये हमें एज अब बैकग्राउंड चाहिए सिर्फ अब, ओके। अब इसका हमें कोई लाइट इमिशन, सेकेंडरी लाइट इमिशन नहीं चाहिए। तो इस सिचुएशन में अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे देखो विजिबिलिटी है, हमें कैमरा में तो इसे दिखाना है, लेकिन ये जो बाकी के हैं इन सबको हम 0 कर देंगे, ओके। तो ये सारे के सारे हो गए 0, एंड मेरे ख्याल से रेंडर स्टार्ट है, उस वजह से थोड़ा सा स्लो चल रहा है, नहीं, ओके। सो यहाँ पे हमने इसको 0 कर दिया, और यहाँ पे हमने एक एरिया लाइट ले लिया है, और मैंने ऑलरेडी रेजोल्यूशन को यहाँ पे कम कर दिया, तो हमारा जो रेंडर टाइम है वो बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और ये जो फाइल है, इस फाइल को मैं एक बार स्नैपशॉट ले लेता हूँ, ऑलरेडी मेरे ख्याल से हमने लेकर रखा है, हाँ। तो अब इन सेटिंग्स के साथ, एरिया लाइट के साथ हम इसको एक बार रेंडर कर लेते हैं। अब यहाँ पे काफ़ी डार्क सीन आ रहा है, और उसका रीज़न है जो एरिया लाइट है, उस एरिया लाइट की जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी कम है, ठीक है। सो सबसे पहले तो हमें इसका एक्सपोजर में इंक्रीज कर रहा हूँ रादर देन इंटेंसिटी, और इसे मैं 10 करता हूँ, ओके। 10 से भी ज़्यादा लाइट मुझे यहाँ नहीं मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे 10 की जगह 20 कर देता हूँ, ओके। थोड़ा सा लाइट यहाँ पे एंटर हो रहा है, हम देखते हैं कि कितना हमें यहाँ पे ब्राइटनेस मिल रहा है। तो यहाँ अगर हम देखते हैं ना, तो ये जो रेंडर हो रहा है इसमें हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये थोड़ा सा डल है। तो अगर मैं यहाँ पे 20 की जगह 25 करता हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। अब ये जो एक्सपोजर है ना, ये एक्चुअली एफ-स्टॉप पे बेस्ड है। जैसे जैसे हम वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, अगर मैं 1 एक्सपोजर यूज़ कर रहा हूँ
और उसके बाद अगर मैं इंक्रीज़ करता हूँ 2 पे तो वो वैल्यू को डबल करेगा। जब मैं 3 पे यूज़ कर रहा हूँ तो उसे और जितना वैल्यू हमारे पास है उससे ज़्यादा वैल्यू डबल वैल्यू हमें देगा। एक फुल स्टॉप हमें वहाँ पे मिलता है। तो उस वजह से ये जो वैल्यू है ये हमें संभल के यूज़ करनी होगी। मैं यहाँ पे 23 कर रहा हूँ। ओके, सो 23 का जो वैल्यू है वो मुझे इनफ लग रहा है इस सीन में। ओके, सो इसे मैं रेंडर होने देता हूँ और ये रेंडर होने के बाद फिर हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि हमें यहाँ पे क्या आउटपुट आ रहा है कंपैरेटिवली हमारे फर्स्ट इमेज में। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना तो ये हमारा फर्स्ट आउटपुट था जिसे हमने काफ़ी क्लीन कर लिया था और ये जो है ये हमारा अभी का है। यहाँ पे हमें काफ़ी सारा लाइट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ एक इशू ये हो रहा है कि यहाँ पे जो बाउंस लाइट था वो हमें इस ग्रेडियंट से मिल रहा था और यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर है वो नहीं है और यहाँ पे वाइट कलर यूज़ हुआ है। ओके, सो उस वजह से यहाँ पे जो लाइट एंटर हो रहा है वो थोड़ा सा हमें वाइट मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे यूज कलर टेम्परेचर करके इसको अगर अराउंड 5500 यूज़ करता हूँ तो हमें हल्का सा वार्मथ यहाँ पे मिल जाएगा रूम में। तो इसे रेंडर होने देते हैं और उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं इसे। सो अब इस इमेज को अगर हम देखते हैं ना तो यहाँ पे हमें हल्का सा वार्मथ मिल रहा है एंड इस रेंडर को मैं यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ और यहाँ अब मुझे एज अ इमेज रेफरेंस इमेज मैं कुछ ले रहा हूँ क्योंकि इसे अब हम एज अ बैकग्राउंड यूज़ कर रहे हैं कि विंडो के बाहर हमें क्या सीन दिखाई देगा। सो इस सिचुएशन में हम यहाँ पे अगर आ जाते हैं तो यहाँ पे हमने रैम्प अप्लाई किया हुआ है, तो मैं अगर कलर पे राइट क्लिक करता हूँ और इसे ब्रेक कनेक्शंस कर देता हूँ और उसके बाद वापस यहाँ चेकर पे क्लिक कर दूँ तो हमें फाइल का ऑप्शन मिलेगा। अब मैंने कुछ ऑलरेडी HDRI इमेजेस डाउनलोड करके रखी हुई है तो वही इमेजेस मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे ये वाला इमेज यूज़ करूँगा। सो ये एक स्नोस्केप है और कुछ ऐसा लैंडस्केप हमें दिखाई दे रहा है, या फिर ये फार्म सनसेट वाला भी एक अच्छा सा इमेज HDRI इमेज है। इसे हमने HDRI हेवन से ही डाउनलोड किया हुआ है। ओके, दोनों इमेजेस को। सो इसे लोड होने देते हैं, इसे ओपन कर लेते हैं क्विकली। ओके, सो ये जो इमेज है ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लोड हो चुका है एंड ये रहा वो इमेज। अब इसे अगर मैं रेंडर करता हूँ, ये भले ही साइड में रखा हुआ है लेकिन ये कैलकुलेट कंप्लीट सीन में ही होगा। सो यहाँ पे अगर मैं इस इमेज को सेव करता हूँ, अब ये सिर्फ प्रीव्यू के लिए है। ओके, यहाँ पे हमें कोई इसमें ज़्यादा सेटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो यहाँ पर अगर सेटिंग्स हमने करके रखी हुई है तो इन सेटिंग्स को भी मैं चेंज कर सकता हूँ क्योंकि ये लाइट इमिट करेगा ही नहीं। इसको अगर मैं 1 भी रख देता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस ये जो रिजोल्यूशन है ये रिजोल्यूशन को ध्यान में रखना होगा। अगर आपका इमेज HDR है तो वो ऑब्वियसली 4K इमेज रहेगा, तो यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है वो मिनिमम हमको 4000 यूज़ करना होगा ताकि हमारा जो रेंडर है वो हाई क्वालिटी हमें मिले। सो इसको मैं एक बार प्ले कर रहा हूँ और एक बार हम देख लेते हैं कि किस तरह से हमें आउटडोर में एनवायरनमेंट मिल रहा है। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये डिफरेंस आएगा। ये जो हमारा प्रीवियस इमेज था यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड हमें दिखाई दे रहा है और इस इमेज में हमें बैकग्राउंड में बाहर क्लियरली एक सीन दिखाई दे रहा है। अगर आपको लगता है कि इस सीन को आप थोड़ा सा चेंज करना चाहते हो तो आप इसको रोटेट कर लो। जो आपका HDRI का ग्लोब है तो वो उसका एंगल भी इमेज भी चेंज कर देगा एंगल से। ओके, सो आपको यहाँ पे मैं अगर जो कुछ भी साइड यहाँ पे फेस रखता हूँ तो वो हमें यहाँ पे आउटपुट में मिलेगा। ओके, सो इसे रेंडर हो जाने देते हैं क्विकली। और एक बात और ध्यान रखनी होगी, जैसे ही आप यहाँ पे HDRI इमेज अप्लाई करते हो तो आपका रेंडर टाइम भी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है क्योंकि HDRI इमेजेस यूजुअली हेवी होती है। ओके, और उन्हें फिर रेंडर होने में थोड़ा सा टाइम भी लगेगा क्योंकि सीन साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। सो ये हमारा एक बेसिक आउटपुट है। मैं इसका जो हाई रेजोल्यूशन आउटपुट है वो भी अभी रेंडर कर लेता हूँ और उसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि टोटली नॉइज फ्री आउटपुट है, बट उसमें थोड़ा सा रेंडर टाइम हमें एक्स्ट्रा लगेगा क्योंकि सारे सैंपल्स एक्स्ट्रा कैलकुलेट होंगे। और हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है कि किस तरह से हम सैंपल्स को इंक्रीज करते हैं और रिलिप्स को यूज़ करते हैं। तो वही चीज़ अभी मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। तो इसका एक फाइनल आउटपुट ले लेता हूँ, सेव करता हूँ एंड वही फिर मैं आपके सामने यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ। और मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ, वीडियो फिनिश कर रहा हूँ। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सटीरियर लाइटिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से हम एक एक्सटीरियर लाइट को लाइट अप, एक एक्सटीरियर सीन को लाइट अप कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एनिमेशन एग्रीगेट।